गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुगल काल में आगे पढ़ेंगे। कर व्यवस्था में इनकी पढ़ रहे थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। अर्थात जब मुगल जो शासन चल रहा था उसका भी लोगों ने विद्रोह किया और अलग अलग जो स्थानीय जो लोग थे, स्थानीय जो शासक थे, उन्होंने शासन चलाने का कार्य भी किया है। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे ही किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी। देखिए अकबरनामा और आईन अकबरी में क्या लिखा गया है। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। उसका जो करीबी था अबुल फजल, उसको ये आदेश दे दिए कि वो उसके जो जीवन है उसके बारे में लिखेगा, उसका जो शासनकाल है उसके बारे में लिखेगा। अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय वितरण। अर्थात जो आईन अकबरी है उसमें अलग अलग जो क्षेत्र थे उन सभी का वर्णन मिलता है, अलग अलग जो भारतीय स्थितियाँ थी उन सभी का ब्यौरा मिलता है। अकबर की जो नीतियाँ हैं, एक नज़दीक से एक नज़र में इनको देखेंगे कि अकबर की नीतियाँ क्या थी। तो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। अर्थात साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया था और उस प्रांत को सूबा कहते थे। और सूबे के जो प्रशासक होते थे, अर्थात जो मुखिया होते थे, उसको सूबेदार का कहा जाता था, सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान का कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, अर्थात सैनिकों को जो वेतन देने का काम करता था उसे बख्शी कहते थे। धार्मिक और धर्मार्थ के किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री होता था उसे सदर कहते थे। सेना नायक को फौजदार कहते थे और नगर का जो पुलिस अधिकारी होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव, अर्थात जो जहांगीर था उसके दरबार पर जो नूरजहाँ थी, उसकी रानी थी, उसका प्रभाव था। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिल गया। इसने मेहरुन्निसा जो जहांगीर था उसने मेहरुन्निसा से शादी कर ली, विवाह कर लिया और उसका जो नाम था वो नूरजहाँ कर दिया। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर ये वाक्य था कि रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ है। कई बार बाईं ओर दिया गया है कि दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश, जिसे हम फरमान कहते हैं, चौकोर मोहर बताती है। उद्दात और महान महारानी नूरजहाँ बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये लिखा गया था। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। अर्थात जो अकबर के जो सामंत थे उन सामंतों ने जब तक मुगल साम्राज्य का साथ दिया तो जो मुगल साम्राज्य था वो उत्कृष्ट एक तरीके से छवि पर रहा, उत्कृष्ट रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जो सामंत थे उन्होंने अपने निजी हितों को देखा तो जो मुगल साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ गया। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोम कैथोलिक थे और जरदुस धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता, अर्थात जो अपने
जो धर्म पर है वो एक तरीके से धर्म को पूरी तरह से न्यौछावर हो जाते हैं पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुलिया सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायी में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सके, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, सभी धर्मों का एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, इस पर वो केंद्रित था, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहाँ ने भी अपनाया, अर्थात जो सुलह कुल की नीति थी उसको इन जो बाद के जो उसके शासक थे उन्होंने भी अपनाया। सुलह कुल की जो नीति थी वो क्या थी, तो अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती है, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उससे सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति अर्थात सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। अर्थात इसका मतलब यही है कि सभी धर्मों को आदर देना, सभी धर्म एक साथ एकजुटता से रहे, ठीक है। धर्म और जाति के आधार पर लोग बटे नहीं और सभी जो देश की उन्नति है उसमें अपना जो रोल है वो अदा करे, अपनी भूमिका निभाए। ये चीज़ें ही सुलह कुल के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद में देखिए 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात का जो मुगल साम्राज्य वो कैसा था। तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। अर्थात भारत एक संपन्न देश था, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की गरीबी थी उसको देखकर वो हैरान रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिख पड़ती थी। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष में जो दस्तावेज है उनसे पता चलता है कि मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त हुए कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग या वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। अर्थात कुछ लोगों को ज़्यादा फायदा होता था, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब से गरीब होते जा रहे थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंत में अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए राजवंश स्थापित कर लिए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी के तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए सीधी सी बात है कि जैसे जैसे जो मुगल सम्राट थे वो कमज़ोर पड़े, तो जो नए सामंत थे अर्थात जो इन मुगलों के लिए कार्य करते थे उन्होंने अपना जो शासन था वो स्थापित कर लिया। इसके बाद देखेंगे हम राजा और रानियाँ। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा और रानियाँ हुई। इनमें ओटोमन तुर्की सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल है। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक को भी हथिया लिया। मोरक्को तक उसकी उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता में मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया।
पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनों के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में हम जैसे एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएवेविच 1523 से 84, जो कि इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। अर्थात जो कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है वो तो विख्यात होता है, सुप्रसिद्ध होता है, जबकि कुछ कुख्यात होते हैं जो अपने गलत कार्य के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लेसन है हमारा ये भी कंप्लीट होता है।